अच्छा आपको मैं मेंशन करूँ कि आपके पास सपोज़ थिंक कर लो, एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आप लोग बार-बार मुझे मैसेजेस में भी पूछते हो, मैम ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो मैं कैसे लिखूँगा या लिखूँगी ये क्वेश्चन को? कैसे लिखोगे बताओ? सपोज़ थिंक कर लो कि आपके पास लास्ट के 10 मिनट्स बचे हैं एंड एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेंड नहीं किया है, बट आपको उस लॉन्ग क्वेश्चन में फुल मार्क्स लाने हैं बिकॉज़ आपको सारे पॉइंट्स आते हैं। तो आप क्या करोगे? आइदर 10 मिनट्स है ये सोच के छोड़ दोगे या फिर सारे पॉइंट्स को आप लिखने को ट्राई करोगे? क्या करेंगे? तुम क्या करते हो बताओ तो एग्जाम के टाइम पे अगर सपोज ऐसे तो सबके लाइफ में हुआ होगा कि क्वेश्चन आया है और मेरे पास टाइम शॉर्टेज हो गया, मैं हाफ लिख के छोड़ दी। बट कभी ना हाफ मत लिखना, ठीक है? कैसे लिखा जाता है वो भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। इसलिए मैं बोलती हूँ कि माइंड मैप्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले से मैं इसलिए दे देती हूँ ताकि आप माइंड मैप्स बना सको। आप लोग थिंक करते हो कि क्वेश्चंस को हम इलैबोरेट करेंगे, बहुत ही अच्छे से लिखेंगे, बट टाइम शॉर्टेज है। उस टाइम पे हम जब लिखते हैं ना, तो क्या होता है, ओनली हम 1 to 2 पेज लिख सकते हैं एंड उसमें जो क्वेश्चन का बेसिक नीड होता है वो फुलफिल ही नहीं होता है, इसलिए मार्क्स नहीं मिलते आप लोगों को। ठीक है? तो आप क्या करोगे? सपोज एक क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द फिजिकल साइंस, ऐसे मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लिया। तो फिजिकल साइंस है, तो फिजिकल साइंस का मुझे इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन देना है, मीनिंग देना है, राइट? बट ये नहीं देना है। पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नेचुरल साइंस से। तो नेचुरल साइंस का इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन देना है, मीनिंग देना है, देन फिजिकल साइंस का इंट्रोडक्शन। साउंड अच्छे से नहीं आ रहा? ओके, सबको आ रहा है? कोई इशू हो रहा है? तो रखना है तो 90% अटेंड करने से तो 90% रहेगा ना। तो 90% बच्चे कैसे अटेंड करते हैं वो चीज है। सपोज क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द फिजिकल साइंस। क्वेश्चन बेसिकली आप लोग स्टार्ट करते हो, आप लोगों का माइंड बोलता है हम लोग फिजिकल साइंस से स्टार्ट करेंगे, इसका इंट्रो देंगे, डेफिनेशन देंगे, मीनिंग देंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज म्यूट ऑफ योर माइक्रोफोन। ओके, सो सो फर्स्ट थिंग है कि आपको लिखना है नेचुरल साइंस के ऊपर, देन डेफिनेशन, उसका मीनिंग। देन नेक्स्टली आप इंट्रो जब दे रहे हो फिजिकल साइंस का, ऑलरेडी फिजिकल साइंस इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस। सो आपको कैसे लिखना है वो पता है। तो वहां पे आप क्या करोगे? रेंडमली आप पॉइंट्स को नहीं लिखेंगे, आप पॉइंट्स को क्या करोगे? इंट्रो को तब सॉर्ट कर देंगे, इंट्रो को 2 लाइन्स में एंड करेंगे फॉर द फिजिकल साइंस और द बायोलॉजिकल साइंस, बिकॉज मैंने ऑलरेडी नेचुरल साइंस के ऊपर इतना सारा वास्ट इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है? अभी पॉइंट ये आता है जब हम अंदर जा रहे हैं, दैट इज फिजिकल साइंस के अंदर मीनिंग आएगा। अभी मीनिंग पार्ट मैंने ऑलरेडी नेचुरल साइंस का लिख दिया है, तो यहाँ पे मुझे नेचुरल साइंस का ऑलरेडी मीनिंग है तो फिजिकल साइंस का मीनिंग नहीं लिखना है, बिकॉज आप अगर देखे हो बुक्स तो उसमें मेंशन है साइंस का ही मीनिंग। तो मुझे और मीनिंग नहीं चाहिए। डायरेक्टली हम जाएंगे कहाँ पे? इफ डेफिनेशन प्रेजेंट है, बट डेफिनेशन में भी कल ही देखे थे आइंस्टाइन ने डेफिनेशन दिया है साइंस रिलेटेड, तो डेफिनेशन भी हमारा कुछ नहीं है। ठीक है? इफ होगा देन आप मेंशन करोगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये पॉइंट जितना भी आपने मेंशन किया ये टोटल है 1 मार्क का। ठीक है? 1 मार्क का कंसेप्ट हमने लिख दिया। अभी बोला गया फिजिकल साइंस के बारे में लिखो, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा पता है? स्ट्रक्चर ऑफ साइंस आ जाएगा, वैल्यूज ऑफ साइंस आ जाएगा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगा, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस, और नॉर्मली साइंस बोल लो, बिकॉज हम फिजिकल बोल रहे हैं या बायोलॉजिकल तो हमें तो इम्पोर्टेंट साइंस के ही लिखते हैं। तो ऑलरेडी इतने पॉइंट्स हमने कंप्लीट किया था। तो जब आप ये ऐसे पॉइंट्स लिख रहे हो जहाँ पे स्ट्रक्चर भी मेंशन करना है बट बुक में मेंशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। स्कीमेटिक इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑल लेंथी प्रोसेसेस और लेंथी नोट्स। जितने भी नोट्स होते हैं उसका अगर स्कीमा बोला जाए, दैट मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन द आइडियाज को पिक करो, गैदर करो एंड प्रेजेंट करो। सो इतने चीज को भी अगर लिख देते हो ना, इसमें क्विक होगा। ये स्कीमेटिक अगर प्रैक्टिस करके जाओ तो विद इन 5 मिनट्स आप 2-3 पेजेस लिख सकते हो, विद इन 5 मिनट्स। क्योंकि आपको स्कीमेटिक देना है, एक एक वर्ड देना है, एरो मार्क टानना है, उसके बारे में 1-2 लाइन लिखना है, खत्म, नेक्स्ट पेज को जाना है। तो इसमें क्या होता है? पेजेस फटाफट कवर होते हैं एंड सारे इंफॉर्मेशन नीट एंड क्लीनली प्रेजेंट रहता है। सो उसी से लोग इम्प्रेस्ड होते हैं, एग्जामिनर इम्प्रेस्ड होंगे।
ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे हम स्कीमेटिक दे नहीं सकते, वो होता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस और वैल्यूज में हम स्कीमेटिक दे नहीं सकते। वैल्यूज में फिर भी आप ऐड कर सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव्स में आप स्कीमेटिक दे नहीं सकते हो। ये पॉइंट्स माइंड में फिक्स करके रखो कि ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट पे हम कभी भी स्कीमेटिक प्रेजेंट नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंस में हम स्कीमेटिक दे नहीं सकते। तो हम कहाँ दे सकते हैं? अपने कंसेप्ट के विद इन, अगर कोई भी क्लासिफिकेशन हो वहाँ पे, या फिर मुझे अगर टाइप्स मेंशन करना हो वहाँ पे, नेचर मेंशन करना हो वहाँ पे हम ये सब मेंशन कर सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर मेंशन हो तो। क्लियर है? यस और नो? ओके। तो अभी सोचो, अभी जो क्वेश्चन आपको लगता है हाफ एन आवर, वो क्वेश्चन को आप कितने टाइम के विद इन कंप्लीट कर सकते हैं? आपका पेजेस भी कवर हो जाएगा 5 से 6, एंड उसके साथ ओनली 10 मिनट्स लगेगा आपको कंप्लीट करने में एक आंसर। बहुत सारे लोग प्रीवियस टाइम में जब फर्स्ट सेम में थे एंड फर्स्ट ईयर में थे, बिकॉज कुरुक्षेत्र के बच्चे तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे ऑनलाइन दिए थे, सो उनको कोई इश्यूज नहीं हुआ, उनको एक्स्ट्रा टाइम भी मिला था, फिर भी उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया था। ओके। जो बच्चे रह गए एएनयू एंड वाईवीयू के स्टूडेंट, वाईवीयू को थोड़ा सा कम प्रॉब्लम होता है, बिकॉज उनको ओनली पेपर भरने का रहता है, उनका चेकिंग ओनली हेडिंग वाइज होता है, अंदर का कंसेप्ट इतना डीपली चेकिंग नहीं होता है। ये पूरा फ्रैंक बात है। एएनयू का बच्चों का कॉपी बहुत डिटेल चेक होता है, इसलिए बोलती हूँ इंग्लिश में अच्छा करो, इंग्लिश स्ट्रांग बनाओ, एंड जितना इजी इंग्लिश हो सके उतना मेंशन करना। बिकॉज आप जितना डिफिकल्ट इंग्लिश को चूज करोगे आप वर्ड्स भूल जाओगे एंड सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ऑलवेज माइंड पे रखो, स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन करो, पेपर बहुत ज्यादा कवर होगा, एंड स्कीमेटिक करने से आपको डायग्राम्स बनाना नहीं पड़ेगा। इफ डायग्राम्स देते हो देन नेक्स्ट पॉइंट आपको थोड़ा सा पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। तो ये पॉइंट सारे हैं पेजेस कवर करने के लिए एंड विद इन ए शॉर्ट पीरियड कोई भी आंसर को अटेंड करने के लिए। ओके। ऐसा होता था हमारे टाइम पे, बच्चे मतलब बच्चों का खत्म नहीं होता था। एंड ये सोचो या कुछ भी सोचो कि मेरा पेपर विद इन टू 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स में खत्म हो जाता था, बाकी के 20 मिनट्स बाकी रह जाते बच जाते थे। क्यों? मैं ऑलवेज स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक एंड इंट्रोडक्शन को पैराग्राफ वाइज दे सकते हो या फिर पॉइंट वाइज दे सकते हो, तो आप जो भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे करोगे ना आपको टाइम बच जाएगा, आपका पेजेस भी कवर हो जाएंगे, बहुत अच्छे भी दिखेंगे, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, फिर से रीड कर सकते हो। समझ आ गया? गलत नहीं करोगे। स्पेशली फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस के बच्चों को ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए बोल रही हूँ। हो जाएगा? समझ आ गया? क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कभी भी। ओके। चलो, अभी क्वेश्चन है नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं एंड यस, बोलो बोलो। पढ़ देने से हो जाएगा ना, आपको लास्ट मोमेंट में क्यों लिखना है? आप पूरा पढ़ दो। एक देखो, मैं आप बंद करो, म्यूट करो, मैं बताती हूँ, पॉइंट बताती हूँ। ओके। जिनको भी डाउट होता है ना कि मैम फिर से लिखना है, फिर से लिख के इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जैसे कि आप मोबाइल से ही देख के लिखोगे ना, तो आप एक काम करो, एटलीस्ट एक दिन पे हो सके तो एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड कर लो, 2 टाइम्स रीड कर लिया, अभी जो पॉइंट्स माइंड में रहा उसको प्रेजेंट कर दो अपनी कॉपी में या नोट डाउन कर लो। बस देखना नहीं पड़ेगा, आपका प्रैक्टिस भी हो गया, एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स में आपका बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। ठीक है। ऐसे करने से नोट्स भी बन जाएंगे जो कि आपके लिए नीड है, एंड पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। ये चीज करो। ठीक है। इतना ज्यादा चीजों को अभी लिख नहीं सकता हम लोग, लास्ट मोमेंट है क्या, मत लिखो। अभी देखो, ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस है। ये ऑलरेडी कल भी मैंने बोल दिया था कि फिजिकल साइंस का ब्रांचेस में क्या क्या आता है, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अभी फिजिकल साइंस बच्चों को छोड़ के बायोलॉजिकल साइंस के बच्चे, जब आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे ना, ये सारे पॉइंट्स आपका भी ऐड होगा, सब ऐड होगा, उसके बाद भी एक्स्ट्रा और भी अराउंड 50 ब्रांचेस है बायोलॉजी के, तो उतना लिख नहीं सकते, 10-12 ब्रांचेस ऐड होंगे और भी। ठीक है। ये ब्रांचेस कॉमन है आपके लिए, बिकॉज आपका बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, एंड बायोलॉजिकल बॉडीज के साथ एस्ट्रोनॉमी है, मेट्रोलॉजी आपका भी है, एंड जियोलॉजी, दैट इज इन बायोलॉजी इट इज मेंशन्ड एज जियोग्राफिकल टाइम स्केल, और जू जियोग्राफिकल टाइम स्केल, ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है। तो यहाँ पे आपका कॉमन चीज चल रहा है। ठीक है। ओनली समझने का बात है कहाँ पे क्या ऐड कर रहे हो।
ब्रांचेस में देखो, फर्स्ट पार्ट है फिजिकल साइंस। डजंट मीन दैट आपको फिजिक्स है तो आप फिजिकल साइंस के बच्चे हो। फिजिकल साइंस के अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द फिजिक्स। फिजिक्स, ये फिजिक्स का हो गया। देन नेक्स्ट पार्ट इज द केमिस्ट्री, देन एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? दैट इज अ नेचुरल एंड फिजिकल साइंस दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ मैटर। ओनली मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ क्या पॉइंट है इसके अंदर। मैटर एंड मोशन, दैट इज कोई भी मैटेरियल्स है। अच्छा, वाटर, ये जो बारिश हो रहा है, ठीक है, बारिश के लिए कौन सा साइकिल है? मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आंसर, बोलो। राइट, मैंने आंसर ही बोल दिया, सॉरी। ओके, मटेरियल वैसे मूव करते हैं कि नहीं? जैसे वाटर वेपराइज्ड होके अर्थ पे जाता है, या फिर क्लाउड्स या फिर कुछ है, दैट मीन्स एनवायरनमेंट में है, उसको कैरी करता है। तो वैसे वो फिर से क्या होता है, क्लाउड से वो बरसता है एंड पानी आते हैं अर्थ को, फिर से वापस आते हैं, तो ये एक साइकिल बन गया। वैसे सेम बोलो, मटेरियल्स का साइकिल होगा कि नहीं? न्यूट्रिएंट मटेरियल्स का साइकिल होता है, ये सुन लो। मैटर्स, मटेरियल्स। ओके, सो अभी मैटर्स जो भी है उनका मोशन भी होगा, बिकॉज वो मूव कर रहे हैं, साइकिल मेंटेन कर रहे हैं, सो उनका मोशन होगा एंड उसके रिलेटेड एनर्जी फोर्सेस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैटर्स के ऊपर, एंड मैटर्स के रिलेटेड जो भी उसका फोर्सेस हैं, जो भी एनर्जीज हैं और मोशंस हैं, उसके बारे में। दैट इज, ये पॉइंट मेंशन हो गया नेचर के साथ। ओके, अभी आ गया केमिस्ट्री। आप बेटर जानते हो केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दैट इज द एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स एटसेट्रा। मतलब सब्सटेंसेस कौन से अमाउंट में मिक्स हो रहे हैं, किसका कौन सा मॉलिकुलर वेट है, ये सभी हम मेंशन करते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है। तो वो पार्ट होता है केमिस्ट्री में। अभी नेक्स्ट होता है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी मीन्स हो गया ये आपका जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सारे। अभी सेलेस्टियल बॉडीज देखो, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है। बॉडीज भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, जिसका आकार होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं। अभी बॉडीज बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, जैसे कि गैलेक्सीज हो गया, मिल्की वे, आकाश गंगा, प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एटसेट्रा, जितना भी चीज प्रेजेंट है आपके पूरे अर्थ के ऊपर यूनिवर्स में, तो वो सबको हम जब स्टडी करते हैं, उसको ग्रुपिंग करते हैं, तो वो सारे एस्ट्रोनॉमी में आ जाते हैं। उसके अंदर भी ना हीट एक्सचेंज होता है, या फिर जस्ट लाइक हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हीट एक्सचेंज क्यों होगा, हीट एक्सचेंज हुआ था बोल के हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम ऐसे इन्वेंट हो गए, ह्यूमंस आए, पहले कीड़े आए, फिर ह्यूमंस आए, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आए, तो ये सारे ह्यूमन इवोल्यूशन, हॉर्स इवोल्यूशन, या फिर आगे के तरफ जितने भी इवोल्यूशन हुए थे, वो सारे के ऊपर पढ़ो तो आपको पता चलेगा। ये सारे मतलब आप लोग क्लास 6 7 से पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, उसी पॉइंट पे। अभी देखो ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस, यहाँ पे पेज रिपीट हो गया, तो आप लोग प्लीज रिपीट मत करना। अभी नेक्स्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी को बोला जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, बट हेयर इट इज ऑल्सो मेंशन इन द फिजिकल साइंस पार्ट। ओके, ये दोनों में आता है, ये दोनों में आता है, यही ऐसा नहीं है जो फिजिकल में नहीं आएगा बायोलॉजी में आएगा, बायोलॉजी में नहीं आएगा फिजिकल में आएगा, ऐसा नहीं है, दोनों में आता है। बिकॉज इट रिलेटेड टू दैट इज अ अर्थ कंपोनेंट। अच्छा, अर्थ के अंदर अगर जाओगी, मतलब दैट इज अर्थ के कोई एक पीस को आपने कट करके लाया, ये तो जियोलॉजी बच्चे बहुत अच्छे से बता पाते हैं, एक मतलब आपने कट किया, सो यहाँ पे क्या मिलता है? ओनली फर्स्ट लेयर में बोल दो क्या मिलता है, जितना समझ आ रहा है उतना बोलो। क्रस्ट मिलेगा, दैट इज अ क्रस्ट। ओके, इनर लेयर इज कोर। कोर, मेंटल एंड, दैट इज द, हम बोलते हैं जिसको यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, वो है। तो दैट मीन्स मैं अगर सिंपल चीजों में बोलूँ, यहाँ पे जो स्टोन्स होते हैं वो बड़े बड़े से हैं, यहाँ पे थोड़े से मीडियम साइज के हैं, एंड यहाँ पे पूरे से मतलब ग्राइंडेड फॉर्म में है, तो ये हो गया छोटे छोटे, बहुत ही माइन्यूट हो गया, मतलब हम लोग बोलते हैं ना मुलायम चीज, वो ऐसा टाइप का हो गया, तो इसको हमने सॉइल बोल लिया। उसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें हैं, ह्यूमन डेब्रिस, जैसे कि हमारे डेड बॉडीज हो गए,
जो कि सॉइल में मिक्स हो रहे हैं। प्लांट्स के डेब्रिस, दैट इज द जो भी उसका एक्स्ट्रा जो पार्ट डेड हो गया वो सब मिक्स हो रहे हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ और भी चीज़ें हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, हम लोग टूल्स करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, बहुत सारे थिंग्स हैं। हम बहुत सारा वेस्ट भी करते हैं, बहुत कुछ है। तो ये सारा जैसे स्टोर होता है, तो इसका अगेन बहुत सारे पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट इज इन द डिजॉल्व फॉर्मेट। बहुत सारी चीजें हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे भी, बहुत सारे दैट इज इंसेक्ट्स रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी एक हैबिटेट है, बिकॉज उसके ऊपर हम लोग भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं, तो जियोलॉजी पढ़ते हैं, जियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अभी द स्टडी अबाउट द अर्थ एंड अर्थ कंपोनेंट्स इज नोन एज द जियोलॉजी। ठीक है। अभी अगर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये सारे तो मैटर्स हैं, वन काइंड ऑफ मैटर्स है, नॉन लिविंग मैटर्स। तो नॉन लिविंग मैटर्स आगे तो फिजिकल साइंस में ले लिया। बट अगर इसके बारे में पढ़ो कि इसके अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, एंड जिस रिएक्शन से इंसेक्ट्स को फूड मिल रहा है, फ्यूल जनरेट हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहे हैं, तो ये बायोलॉजिकल साइंस हो गया। तो इसलिए मैंने बोला ये दोनों पार्ट को कैरी करता है। देन नेक्स्ट आ गया मेटेरियोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी बोल सकते हो। दैट इज ए साइंस दैट डील्स विद द एटमॉस्फेयर एंड इट्स फेनोमेना, एंड स्पेशली विद द वेदर एंड द वेदर फोरकास्टिंग। अभी मेट्रोलॉजी को आप क्या बोल सकते हो, दैट इज मेटेरियोलॉजी बोला जा सकता है, या फिर आप बोल सकते हो क्लाइमेटोलॉजी, बेटर होगा। ये इससे ज्यादा बेटर हो गया क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में अभी तक का सब कुछ होता है, जो जो आपने सुना है देखा है वो सब कुछ लिख सकते हो। जस्ट लाइक साइक्लोन कहाँ से हो रहे, किस ओर से आ रहा है, कौन सा डायरेक्शंस है, कहाँ पे क्या फ्लड होगा, कैसे रेस्क्यू टीम और डिजास्टर मैनेजमेंट्स होंगे, एवरीथिंग यहाँ पे किया जाता है। हो गया, ये सारे पोर्शंस हो गए फिजिकल साइंस के ब्रांचेस। अभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स इतना आप भी मेंशन करेंगे और भी एक्स्ट्रा मेंशन करेंगे, बिकॉज बायोलॉजी का ब्रांच बहुत ही वास्ट है। और भी अभी देखो, और एक क्वेश्चन आया, दैट इज राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी 7 साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बोलो, अभी तो केमिस्ट्री आपके पास बुक्स नहीं है, फिर भी तो केमिस्ट्री ऑनर्स के बच्चे पढ़ रहे हो ना आप लोग। तो आपका मेथड क्या होता है, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस तो है, फिजिकल साइंस ही होगा। तो उस वजह से ऐसे अगर क्वेश्चंस आए तो आपको कंफ्यूजन में नहीं लाना है, आपके माइंड को आप पूरा ठंडा रखो एंड लिखो आराम से। तो क्वेश्चन है हमारा कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी 7 साइंटिस्ट। ऐसे ही बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स आप लोगों को भी लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है आपको मैं वो बताती हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन का नाम पहले याद रखना है, क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा। ठीक है, हमें याद बिल्कुल नहीं रहेगा, इसलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट पर्सन्स का नाम याद रखना है। स्पेशली आप इंडिया में हो तो इंडियन जितने भी साइंटिस्ट हैं, बिकॉज फिजिशियन और फिजिसिस्ट जो भी है ना इंडिया में, बहुत ही केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट बहुत पर्सन्स हैं जितने फिजिक्स में बहुत कुछ किया है, फिजिकल पॉइंट्स को लेके बहुत कुछ रिसर्च हुआ है इंडिया में। ठीक है, बायोलॉजी का स्पेशली इंडिया में बहुत कम हुआ है, एंड फॉरेन में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इस वजह से हम बायोलॉजी का पॉइंट को बाद में देखेंगे, अभी फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखो। तो इंडिया का फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इंडिया देखेंगे। यस प्लीज बोलिए। हाँ, मेजरमेंट भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज एटमोसफेयर में बहुत कुछ मेजरमेंट होता है। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो अभी पॉइंट्स देखो यहाँ पे। फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन सीवी रमन। अच्छा, सीवी रमन यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं कि नहीं, सीवी रमन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कहाँ पे है? राइट, छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ पे है। सो ये थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन आप रखना, जहाँ पे एक्स्ट्रा लिखने में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम सीवी रमन टू सलीम अली, Salim Ali. Okay, the talents of Indian scientists and inventors have been fully established in many different areas. Many different areas बोला गया, because बायोफिजिक्स में भी सीवी रमन का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है बायोफिजिक्स में। ठीक है, इसलिए हम ओनली बोल नहीं सकते कि ये स्पेशली फिजिक्स के लिए है। सीवी रमन ने फिजिक्स के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, बट बायोफिजिक्स में भी उनका रोल बहुत कुछ है। ठीक है, तो फ्रॉम सीवी रमन टू सलीम अली, नाम याद रहा।
इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। सलीम अली रिसेंट के हैं तो इसलिए अभी का रखा गया, लास्ट में रखा गया सलीम अली एंड स्टार्टिंग में रखा गया सीवी रमन। ओके, देन इंक्लूडिंग कहाँ-कहाँ इनका कंट्रीब्यूशन है? फिजिक्स, मेडिसिन, मैथ्स, केमिस्ट्री। देखो, मैंने अभी इंक्लूड किया था बायोलॉजी, ठीक है? इन्होंने बहुत कुछ किया है इसलिए ये सब सब्जेक्ट्स मेंशन हो गए। सम ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट whose name came into mind including the contribution are mentioned below। तो हम ऐसे पॉइंट्स करके मेंशन करेंगे नीचे किसका किसका। स्टार्टिंग हो गया, देखो स्टार्टिंग पॉइंट में हम नियर अबाउट 18th सेंचुरी से स्टार्ट करें। 17th मत जाना, 18th के अर्ली भी मत चलो बिकॉज हमें इतना ज़्यादा याद नहीं रहेगा, तो 18th का अर्ली में भी नहीं जाना है। आपके बायोलॉजी के बुक में भी जो मेंशन है कुरुक्षेत्र के बुक में वो एडी से मेंशन है। एडी, एडी पीरियड जो भी था एडी से मेंशन है एंड लास्ट 20th सेंचुरी को एंड किया है। तो आपको उतना ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा पिक करना है। तो उस अकॉर्डिंग हम स्पेशली यहाँ पे 18th सेंचुरी से जो है उनके बारे में लिखना स्टार्ट करें। तो सलीम अली 1896 टू 1987, अगर पूरा याद नहीं रह रहा है तो 18 टू 19th सेंचुरी, इन बिटवीन 18 टू 19th सेंचुरी इतना मेंशन करना, इन बिटवीन 18th टू 19th सेंचुरी। ओके, नेचुरलिस्ट, ये एक नेचुरलिस्ट है, दैट मीन्स नेचर रिलेटेड है। फिजिसिस्ट नहीं है और साइंटिस्ट दैट इज द फिजिकल जो साइंटिस्ट होते हैं वो नहीं है, ये नेचुरलिस्ट है। तो नेचर के ऊपर उन्होंने किया था। वुड हेल्प डेवलप ऑर्निथोलॉजी ऑल्सो नोन एज, दैट इज बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से मूवी देखे हो बर्डमैन रिलेटेड, बताओ। ओके, 2.0 और दैट इज 2.0 जो भी मेंशन कर रहे हो। अच्छा, वहाँ पे जो जो एक्टिविटीज उन्होंने किया था ना प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्होंने भी वो सारे पॉइंट्स को मेंशन किया था। ठीक है, अर्थ को कैसा प्रोटेक्ट करना है, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना है बिकॉज बर्ड्स पॉलिनेशन का एक पॉइंट होते हैं जो कि अर्थ को और भी ग्रीन करने के लिए, या फिर जस्ट लाइक पॉलिनेशन हम लोग मतलब क्या होता है, हमने क्या किया, सीड्स सीड्स लिया, सीड्स लेके दूसरे प्लांट्स के ऊपर डाला तो उसमें पॉलिनेशन हो जाएगा। दैट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन, नॉट सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या हो जाएंगे, प्लांट्स आएंगे, डिफरेंट टाइप के, हम उसको बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है, डिफरेंट जाति बोल लो, रेसेस बोल लो, ऐसे आ जाएंगे। अभी ये ज्यादा अगर ब्लूमिंग हो गया तो पूरे अर्थ में बहुत सारा न्यूएस्ट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे, फ्लावर्स ग्रो करेंगे, जो कि हेल्प करेंगे और भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में एंड अल्टीमेटली हमारा अर्थ कूल रहेगा। तो ये पॉइंट को लेके इन्होंने किया था, इसलिए इनको बोला गया बर्डमैन ऑफ इंडिया। देखो ये पॉइंट बायोलॉजी के लिए भी है, नेचुरलिस्ट है तो फिजिक्स के लिए भी है। ठीक है, सो ऐसे कॉमन पॉइंट्स आपको लिखना है इंडिया का। ठीक है, अभी कौन आया बोलो, इनका नाम जानते हो कि नहीं? रामानुजन, श्रीनिवासन और रामानुजन। ठीक है, देखो फिर से कौन सा सेंचुरी आया, 18th सेंचुरी, नॉट अर्ली, लेट, लेट 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी, दैट मीन्स अर्ली 19th सेंचुरी। ये एक बहुत कम पीरियड तक ही थे, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम था, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, सो मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन है, फिजिकल साइंस के अंदर पे मैथमेटिक्स भी आता है एंड वैसे ही बायो के अंदर भी मैथमेटिक्स आता है, दैट इज कॉल्ड बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स बोल सकते हो या फिर बायोमेट्रिक्स के साथ साथ बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स भी आता है। ठीक है, जो कि हम नहीं पढ़ते, नॉर्मल नहीं पढ़ा जाता, बट रिसर्चर लोग बहुत ज़्यादा ही इसको फॉलो करते हैं। मैथमेटिशियन known for his brilliant contribution to mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fraction, continued fraction। ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर आपके बुक में देखोगे ये सेपरेट सेपरेट के लिए एक एक लाइन बनाया गया है, तो उतना लाइन नहीं करना है आपको, थोड़ा थोड़ा लिखना है, ज़्यादा भी हम मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जब अटेंड कर रहे हो तो स्टार्टिंग में याद रखना, फॉर यूनिट 1 ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को छोड़ के जो भी क्वेश्चन आता है फ्रॉम यूनिट 1 एंड यूनिट 2, जो भी क्वेश्चन आता है सबका स्टार्टिंग पॉइंट में इंट्रो होगा नेचुरल साइंस का, देन आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका इंट्रोडक्शन मेंशन होगा। आफ्टर दैट जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको लिखेंगे, बिकॉज वो जो स्टार्टिंग आप करो उसके लिए 1 to 2 मार्क्स ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ देने से 2 मार्क कट जाएंगे। अभी देखो नेक्स्ट आए सीवी रमन, ये भी 18th
century to 19th century, that is 1888 to 1970. तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, पूरा नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जनरल फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, was Indian physicist born in the former Madras provinces, whose ground breaking, और that is हम breaking work बोल सकते हैं, कहाँ पे उन्होंने क्या, in the field of light scattering earned him द 1930 नोबेल प्राइज। ये थोड़ा सा 1930 को आप बाद में लिखो, ये इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि अर्नड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930, ये करेक्शन हो जाएगा, इन 1930 कर देना है। तो इतना ज़्यादा पॉइंट्स को आप पॉइंट वाइज कर सकते हो, दो पॉइंट्स में डिवाइड करके लिख सकते हो अगर पूरा याद नहीं रहा। कि फर्स्ट पॉइंट ये है सार चंद्रशेखर वेंकट रमन, दैट इज सीवी रमन आप लोग लिख लो, जनरल फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, तो रॉयल सोसाइटी के वो फेलो मेंबर्स थे, एंड ये रॉयल सोसाइटी तब था लंदन में, एंड वाज एन इंडियन फिजिसिस्ट, वो इंडियन एक साइंटिस्ट थे, फिजिकल साइंटिस्ट थे, बॉर्न इन द फॉर्मर मद्रास प्रोविंसेस, मतलब अभी के टाइम पे जो हम मतलब मद्रास या फिर कुछ पॉइंट था पहले के टाइम पे, अभी का उनका न्यू नेम तो चेंज हो गया है, बट ये पहले का टाइम का जो मद्रास था या फिर मद्रासा हम लोग बोलते थे, नॉट मदरसा, मदरसा अलग पॉइंट है, मद्रासा हम बोल सकते थे या मद्राज जो भी बोलते थे, वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था। एंड उनका ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, दैट मीन्स उन्होंने अपने वर्क को और ज़्यादा एक्सपेंड किया। ब्रेकिंग मीन दैट इज द ब्रेकिंग न्यूज़, क्या होता है जब वो न्यूज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, तो वो उन्होंने ऐसा अपने ग्राउंड पे वर्क किया कि उनको नोबेल प्राइज मिला इन 1930। ओके, इन 1930 तो उन्होंने कौन से वर्क पे कौन सी चीज़ पे वर्क किया, दैट इज अ लाइट स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग। ठीक है, लाइट कैसे आता है एंड स्कैटर्ड होता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं सिंगल लाइन में, कहाँ पे पढ़े हो, कौन से टॉपिक पे पढ़े हो, कुछ डी से आज से पूछो ना, रिफ्लेक्शन, और एक वर्ड डी से है, और एक उसी के आसपास, यस राइट, रिफ्लेक्शन। तो ये पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे, इनके वजह से ही हमको पता चला कि लाइट ऐसे स्कैटर्ड होता है एंड उसमें ऐसे पार्टिकल्स मूव करते हैं। देन नेक्स्ट आए जगदीश चंद्र बोस, दैट इज हम इसको बोलते हैं जेसी बोस। जेसी बोस बहुत, इनका नाम ही फेमस है जेसी बोस, बट जगदीश चंद्र बोस पूरा नाम कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो 1858 टू 1937 ये एक फिजिसिस्ट है, बायोलॉजिस्ट भी है, आर्कियोलॉजिस्ट भी है। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, कौन होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, फटाफट बोलिए, जानते हो आप लोग, बोलो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होंगे, कोई एक। हाँ बट ये आर्कियोलॉजिस्ट तब के टाइम पे इंजीनियर्स नहीं थे ना, तब के टाइम पे ऐसे इंजीनियर्स नहीं थे, तो स्पेशली वो आर्किटेक्ट, दैट मीन्स जो लोग जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के ऊपर एट ए टाइम वर्क करते थे, मतलब एवरी ग्राउंड पे ये लोग काम करते थे। उस टाइम पे ना ऐसा नहीं था कि बायोलॉजिकल साइंस पूरा प्योर बायोलॉजी हो गया, प्योर फिजिक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। ये सारे नेचुरलिस्ट ही हैं, दैट मीन्स ये नेचर के साथ जो जो पॉइंट्स मिला, जिस ग्राउंड पे वर्क किए उस ग्राउंड पे उन्होंने नाम किया। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग फॉसिल्स के साथ वर्क करते हैं, जो लोग फ्यूल्स के साथ वर्क करते हैं, मैटर के साथ वर्क करते हैं या फिर अर्थ के साथ वर्क करते हैं, वो सारे हैं। सो इन्होंने फिजिसिस्ट भी हैं, बायोलॉजिस्ट भी हैं, आर्कियोलॉजिस्ट है, हु pioneered the investigation of radio and microwave optics। ठीक है, माइक्रोवेव ऑप्टिक्स एंड रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स। तो ये तो आप मुझसे बेटर जानते हो वेव ऑप्टिक्स क्या है, रेडियो ऑप्टिक्स क्या है, या रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स भी क्या है, ये सब कुछ आप लोग बेटर जानते हो। तो ये पॉइंट पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। देन नेक्स्ट एपीजे अब्दुल कलाम, इनका नाम सबको ही जानते हैं। ओके अच्छा, इन्होंने क्या किया था, एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे, मिसाइल्स बनाए थे, राइट, मिसाइल बनाए। सो टाइम पे ना इतना ज्यादा मशीन्स भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने मिसाइल बनाया था। एंड उनका लाइफ बहुत ही, लाइफ हिस्ट्री अगर सुनेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने पूरे टाइम जब भी उनको टाइम मिलता था पढ़ने का, तो वो स्ट्रीट लाइट के अंडर पे बैठ के पढ़ते थे, बिकॉज घर पे उनको लाइट्स नहीं मिलता था, वो पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए स्ट्रीट लाइट के अंडर जो भी रास्ते में बैठ के बच्चों को पढ़ने के लिए, आजकल के टाइम पे बोलो तो नहीं पढ़ते, बट वो पढ़ते थे।
एंड पूरा दिन भर पढ़ेंगे एंड हेल्प भी करेंगे, काम भी करेंगे, घर वालों को हेल्प भी करते थे, बहुत कुछ किए थे। तो उनको मिसाइल मैन भी बोलते हैं ना हम लोग, मिसाइल मैन। तो वो थोड़ा-सा आप मेंशन कर दीजिएगा, मिसाइल मैन, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे बर्डमैन हमने मेंशन किया है, ऐसे आप मिसाइल मैन यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन नेक्स्ट, प्रफुल्ल चंद्र राय, दैट इज़ आप लोग राय ही मेंशन करेंगे, बिकॉज़ नॉट ए रॉय, ROY नहीं है, RAY है, सो राय मेंशन कर सकते हैं आप लोग। प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है? 1861 टू 1944, ठीक है? सो इन्होंने क्या किया, ठीक है? इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है, फॉर्मूलो एकाडेमिसिया, ठीक है? एंड केमिस्ट। सो इन्होंने ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। सो ग्रीक वर्ड को आप लोग स्किप कर देना, बिकॉज़ इन्होंने फॉर्मूला जेनरेट किया था, बहुत सारे फॉर्मूला जेनरेट किया था केमिस्ट्री में, तो इसलिए उनको ये पॉइंट पे लिखा गया था उनकी एक बुक में कि फॉर्मूलो एकाडेमिसिया, एकाडेमिसिया, तो जो कि आपको अभी स्टडीज़ में हेल्प कर रहा है, जो भी केमिस्ट्री के रिएक्शंस आप लोग पढ़ते हो या फिर दैट इज़ बैलेंसिंग पढ़ते हो, जो भी आपको नीड होता है मॉलिक्यूलर वेट निकालने का, जो हिंट मिलता है ना, वो सारे हिंट को इन्होंने दिया था, उसके ऊपर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था। नोन फॉर बीइंग द फाउंडर ऑफ बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, ठीक है? ये बंगाली पर्सन है, इन्होंने ये सब किया था। इंडियाज़ फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्होंने ओपन किया था, फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्होंने ओपन किया, वहां से इनका मेडिसिन एंड ड्रग्स के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट, मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा, 1893 टू 18 सॉरी 1959, ठीक है? ये कौन है? एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, दैट मीन्स ये एस्ट्रोनॉमी को पढ़े थे, दैट इज अ स्टडी अबाउट एस्ट्रोनॉमी, जो भी फिजिशियन है बट एस्ट्रोनॉमी के ऊपर स्टडी किए थे। हु डेवलप द साहा इक्वेशन, उन्होंने इक्वेशन निकाला था साहा इक्वेशन, व्हिच एक्सप्लेन केमिकल एंड द फिजिकल कंडीशन इन स्टार्स, स्टार्स के विदिन में, जैसे अभी अब मार्स में या मून में केमिकल नेचर कैसा है, फिजिकल मैटर क्या क्या है, उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये सब पता था ना। तो स्टार्स में कैसा है, कैसा एनवायरनमेंट है, या फिर उसमें कौन से केमिकल्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, वो उसको जानने के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था। तो दैट इज कॉल्ड द साहा इक्वेशन, उन्होंने इक्वेशन से ये सब जाना था, ठीक है? देन नेक्स्ट, यहाँ पे सुब्रमण्यम लिखा गया, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो आप एस चंद्रशेखर लिख सकते हैं, या फिर शेखर भी लिख सकते हो, शेखर भी लिख सकते हो, बिकॉज ऐसा नाम जब आता है, बिकॉज ये बंगाली नहीं है या फिर कोई भी हिंदी पर्सन नहीं है, ये साउथ इंडियन है, तो चंद्रशेखर, ऐसा भी शेखर भी होता है, शेखर से शेखर भी होगा। तो 1910 टू 1995, एस्ट्रोफिजिसिस्ट won the Nobel Prize in 1983 for his research on the evolutionary stages of massive stars. अच्छा, जैसे हम इवॉल्व हुए हैं ना, स्टार्स भी इवॉल्व हुए हैं, ठीक है? आप लोग देख नहीं सकते, जान नहीं पाओगे, बट पहले पहले अगर आप लोग अभी से पीछे चले जाओ 100 years बैक, तो उस टाइम पे इतने स्टार्स नहीं थे, ठीक है? ये सारे स्टार्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। कैसे इंक्रीज हो रहे हैं? बिकॉज वहां पे रिएक्शंस हो रहा है यूनिवर्स में, बिकॉज ये सारे वन काइंड ऑफ, अगर नॉर्मल वे से देखे तो ये सारे एक एक स्टोन जैसा दिखेंगे, ठीक है? साइज में बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वो मैटर करता है, बट ये सारे ना मूव करते हैं, जस्ट लाइक हम रोड्स में व्हीकल्स चलाते हैं। अगर देखो हाई स्पीड में व्हीकल चलाओगे, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट से क्या होगा, एक व्हीकल टूटेगा या फिर पर्सन का कुछ भी ब्रेक हो जाएगा, बॉडी में चोट लगेंगे एंड ब्रेक हो जाएंगे, पार्ट्स ब्रेक हो जाते हैं, तो हम लोग उससे डेथ हो जाता है हमारा। बट वहां पे स्टार्स नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए वो टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा। जब टुकड़े में डिवाइड हुआ तो एक से मल्टीपल स्टार्स बन गए, ठीक है? अभी फिर से गैदर होता है, गैदर होने के बाद रिएक्शन, दैट मीन्स उसके अंदर भी फोर्सेस रहते हैं, वो सारे एक्टिविटीज में चलता है, ठीक है? उसके ऊपर उन्होंने किया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। देन प्रशांत चंद्र, यहाँ पे मैंने ही लिखा है बट यहाँ पे महालानोबिस,
सो स्पेलिंग थोड़ा-सा रॉन्ग हो सकता है, मुझे ये डाउट है थोड़ा बिकॉज़ बहुत पहले का नोट्स है, ये थोड़ा-सा डाउट है, मैं करेक्शन करके आपको दूँगी। सो प्रशांत चंद्र महालानुबिस लिखा गया है बट मैं थोड़ा-सा स्पेलिंग देख के आपको बताऊँगी। इसको थोड़ा पॉइंट आउट करके रखना एंड मुझे रिमेंबर करवा देना प्लीज़, ओके? तो इन्होंने क्या किया देखो ये कौन है? स्टैटिस्टिशियन है, स्टैटिस्टिशियन है, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स भी करते हैं, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया था एंड फिजिसिस्ट भी है। हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? ठीक है, इन्होंने क्या किया? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को ओपन किया। अभी जो जो पॉइंट्स पढ़े वो सारे फिजिक्स के रिलेटेड है एंड सारे फिजिक्स के साथ साथ बायोलॉजी में भी कनेक्टेड है, ठीक है? इसलिए दोनों में आप मेंशन कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा मेंशन कर देने से हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? यस प्लीज बोलिए। हाँ, करेक्ट है तो? मैं थोड़ा डाउट पे थी इसलिए मैंने बोला, ठीक है ना? महालानुबिस, ठीक। चलो, थैंक यू सो मच महालानुबिस। ओके, तो सरनेम है, तो आप लोग क्या करोगे? पीसी महालानुबिस लिख देना, ठीक है? मैं डाउट पे थी इसलिए मैंने करेक्शन करूँगी बोली। ओके, तो इन्होंने स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ओपन किया। अभी क्या करोगे? कंक्लूज़न, कंक्लूज़न देना है। इन द एंड, इट कैन बी सेड इन ए नटसेल, नटसेल मीन्स वन काइंड ऑफ हम समरी बोल सकते हैं। समरी को नटसेल बोला जाता है। नटसेल दैट द डिपार्टमेंट को यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, ये डेप्थ होगा। डेप्थ की जगह पे स्पेलिंग रॉन्ग है, एच नहीं मेंशन्ड है। सो ये चीज होता है करेक्शन करना। डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन साइंस, ठीक है, कितना बड़ा है, दैट मीन्स हम बोलते हैं प्रचार एंड प्रसार, जो हिंदी में बोला जाता है वही चीज है, कितना तक ये ग्रो किया है, ठीक है? डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन staggering and abrupt description gives first and ample glimpse into the genius of Indian scientists and इंजीनियर्स। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं थोड़ा सा क्रिटिकल वर्ड्स भी मेंशन हुए हैं, तो ये कुछ नहीं है, आप लोग सकते हो। दैट इज संक्षिप्त में हम बोल सकते हैं, समरी नटसेल बोल सकते हो या फिर समरी बोल सकते हो। अगर टोटल हमने अभी जो इतने पॉइंट्स मेंशन किए, इतने सारे पर्सन का नाम लिखा, इंडियन साइंटिस्ट का नाम लिखा है, जो एस्ट्रोनॉमिस्ट भी हैं, फिजिसिस्ट भी हैं, बायोलॉजिस्ट भी हैं, नेचुरलिस्ट भी हैं, ऐसे पर्सन्स हैं। तो इन्होंने जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उससे ये पता चला कि इंडिया में फिजिक्स का जो भी ग्रोथ है बहुत अच्छा है। इतना मेंशन करना, ये वर्ड्स अगर समझ नहीं आए इतना मेंशन करना। ये सारे उस टाइम के इंजीनियर्स भी थे, उस टाइम के फिजिशियंस भी थे एंड नेचुरलिस्ट भी थे। हो गया, इतना पॉइंट हो गया अबाउट आपके कंट्रीब्यूशन। अभी कंट्रीब्यूशन में और एक चीज ऐड कर दूं, यहाँ पे इंडियन के बारे में मैंने मेंशन किया बिकॉज स्पेशली हमें इम्पैक्ट डालना है इंडिया के ऊपर, तब अच्छा एक इम्प्रेशन आता है। अगर सपोज क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है इंडिया के बारे में, तो आप क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? इस पॉइंट को हम लिखेंगे, ठीक है? उसके साथ बुक से ओनली वन और टू, और एटलीस्ट टू टू थ्री, ठीक है, एटलीस्ट, और उससे ज्यादा नहीं, टू टू थ्री फॉरेन साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड कर देना, जो इजी लग रहा हो। टू टू थ्री कितना ऐड करेंगे? कितना ऐड करेंगे? टू टू थ्री। ओके, याद रहेगा? हाँ बोलिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, ऑब्वियस क्वेश्चन भी आता नहीं है। क्वेश्चन भी आता नहीं है कि इंडिया के बारे में ही लिखो, इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर लिखो, क्वेश्चन वैसा भी नहीं आता। मैं हर एक तरफ से आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि कैसे पॉसिबल में आ सकता है, जितना डिफिकल्ट वे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? इजी वे में प्रिपेयर मत करो। अभी क्या पॉइंट है कि वहाँ पे ऑलवेज मेरे टाइम में भी कंट्रीब्यूशन आया था बायोलॉजी में, बट ओनली लिखा था कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन बायोलॉजिकल फील्ड। सो इतना मेंशन होगा, तो इतने में हम तो जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं दैट इज ऑल अबाउट द इंडियन साइंटिस्ट, वो तो कंपलसरी लिखेंगे, और एक दो फॉरेनर्स के ऊपर भी लिख दीजिएगा, ठीक है? हमने दोनों को यूज किया, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों को हमने फॉलो किया, बस इतना ही है, ठीक है? दो से तीन, ज्यादा नहीं करना, दो से तीन ऐसे ही पॉइंट बना के तीन चार लाइन लिख के छोड़ देना, हो गया कंप्लीट। अभी देखो, Why is physical science taught as compulsory subject at school level? ये कल पढ़ चुके थे, ये सुन नो। सेकेंडरी लेवल पे कैसा होगा एम? याद? हाँ,
एम्स को पढ़े थे एंड उसके साथ और भी पॉइंट्स को पढ़े थे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एम। देन लास्ट में हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किया था। ठीक है, देख लो फिर भी क्या क्या पॉइंट्स और है, तो ये सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखो वैल्यूज कल किए थे हमने, ठीक है, ये हो गया वैल्यूज का कंक्लूजन। देन गिव्स टू एग्जांपल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस व्हिच ब्रिंग आउट डिफरेंस बिटवीन द आउटलुक ऑफ ए कॉमन पर्सन एंड द साइंटिस्ट। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है, इसको स्किप करोगे। ठीक है, ये पहले के बुक के अकॉर्डिंग नोट्स मेंशन है ये वाला पोर्शन का, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने रॉन्ग किया, क्रॉस किया, दैट मीन्स नहीं करना है। ये नॉर्मल पर्सन एंड जो साइंटिस्ट है उनके अंदर क्या डिफरेंस है ये आपको बताना ही नहीं है, नहीं चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप स्किप कर दोगे। देन देखो और क्या है। ओके, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कल पढ़े हो कि नहीं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े? ओके, ये क्वेश्चन याद रखो, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑलवेज 5 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। कुरुक्षेत्र 4 मार्क्स के लिए आएगा, नागार्जुना वाईवीयू आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कभी नहीं आता है, तो ऑलवेज याद रखोगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में जो जो पढ़े थे दैट इज ऑल अबाउट द नॉलेज एम, यूटिलिटेरियन एम और यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन भी बोल सकते हो, वो सब मेंशन करोगे। प्रैक्टिकल एम, सोशल एम, साइंटिफिक एटीट्यूड एम, वो सब मेंशन करने के बाद लास्ट में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो आपका डिफरेंस है, दैट इज अ सेपरेशन जो हो गया ना, कि ये पॉइंट्स इसके कंपैरिजन में क्या क्या है उसको आप मेंशन करेंगे एंड एंड करेंगे। क्लियर है? हो गया क्लियर? ओके, अभी देखो और एक पार्ट देखते हैं यहाँ पे और क्या है मेंशन। सो ऑलरेडी ये देखो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स आ गए, देन एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स आ गए, इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, मैनिपुलेटिव स्किल। ये आपका क्या पोर्शन है? आपके बुक में कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन होगा रिलेटेड टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। सो आपको मैंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी नॉलेज एम जैसा है वैसा ही होगा। एम में आपने जो जो पॉइंट्स लिखे थे वो सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स में भी होंगे। ठीक है, अच्छा मुझे स्पेशली बोलो कि कौन से टाइप के स्किल्स डेवलप होंगे बायोलॉजी और फिजिक्स और सोशल स्टडीज पढ़ने से? ये कल भी हमने डिस्कस किया था, बताओ फटाफट, कौन सा स्किल डेवलप? लॉजिकल, देखो अभी याद रखो, लॉजिकल स्किल डेवलप्ड होगा, ऑब्जेक्टिव स्किल डेवलप्ड होगा एंड मैनिपुलेशन, दैट इज हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम थोड़ा कल से, कल बहुत बार इसको डिस्कस किए थे इसलिए आज मैं लेंदी कर रही हूँ इसको। ठीक है, मैनिपुलेशन स्किल डेवलप होगा। उसके बाद और क्या स्किल हो सकते हैं? जैसे कि इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश का मेन एम क्या है पता है? दैट इज हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ये हमारा मेन एम है। बट स्मॉल स्टेप्स आर आल्सो मेंशन जो कि ऑब्जेक्टिव्स है, LSRW। अभी वैसे ही साइंस में भी हमारा मेन एम है कि हमें लॉजिकल थिंकिंग करना है या साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है, बट इसको कंप्लीट करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव चाहिए, जैसे कि स्किल्स हैं, ऑब्जेक्टिव स्किल्स में इंटेलेक्ट स्किल आपने बोल दिया, इन या फिर नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं, मैनिपुलेटिव बोल सकते हो, या फिर वर्किंग स्किल्स बोल सकते हो, जिससे आप लर्निंग बाय डूइंग करो। और वर्किंग स्किल इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल स्किल, एक्सपेरिमेंटल स्किल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्किल, तो ये पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, जब आप पॉइंट्स को समझते हो ना तो अंडरस्टैंडिंग करते हो। देखो ड्राइंग स्किल भी आता है। अच्छा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सोशल साइंस, ड्राइंग करना ही पड़ता है बुक में। जब भी ये सब हम साइंस का पार्ट लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, तो इससे हम ड्राइंग स्किल भी हमारा डेवलप होता है। जैसे कि हम स्केचेस बनाना, डायग्राम्स बनाना, जितना भी छोटा हो या बड़ा हो हमें बनाना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। मैनिपुलेटिव में आप मैनिपुलेट करोगे, कैसे एपरेटस को आप यूज कर रहे हो, या फिर सपोज कोई पोर्शन में आपको 1% या 0.1% में वेरिएशन आ रहा है तो उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज कहाँ से सीखे? आपने साइंटिफिक एटीट्यूड से लर्न किया। डाइसेक्टिंग स्किल, ये तो आप करते ही हो, साइंस के बच्चे, स्पेशली बायोलॉजी बच्चे तो डाइसेक्ट करते ही हैं। एवरी कोई भी थिंग हो दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग हो उसको डाइसेक्ट करते हैं, कट करके जानते हैं। बट फिजिकल फिजिकल स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंटल स्किल्स को लर्न करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल, दैट इज ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप और how to use
दैट इज अ स्क्रू गॉज। ऐसा जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, बार कैसे यूज करते हैं, स्क्रू गॉज कैसे यूज करते हैं, मेजरमेंट कैसे लेते हो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट का, पेंडुलम कैसे मूव करता है, तो ये सारी चीजों को आप यूज कर रहे हो। वैसे ही अगर सोशल स्टडीज में जाते हैं हम, आज तो नहीं है बच्चे, फिर भी बोल दे रही हूँ आपको इन्फॉर्मेशन कि दैट इज, अगर वो रहते हैं यहाँ पे तो अर्थ कैसे बनाना है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उस पॉइंट पे आएगा, तो वो सब मेंशन होता है, ये स्पेसिमेन रिलेटेड है। अच्छा, मुझे फिजिक्स बच्चे एक स्पेसिमेन का नाम बता दो। स्पेसिमेन जो आपका लेबोरेटरी में रहता है, बताओ क्या क्या यूज करते हो लेबोरेटरी में। फिजिक्स बच्चे, फिजिकल साइंस बच्चे, आप लोग क्या क्या यूज करते हो लेबोरेटरी में। क्लास ट्वेल्थ में आपने क्या क्या यूज किया था, या ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या यूज किया था फिजिक्स प्रैक्टिकल में। ओके, गुड। और क्या है, और एक दो बताओ, यहाँ पे नाम मेंशन। बिकॉज अभी हमने मेंशन किया था बहुत सारी चीजें और मुझे पता नहीं है। अच्छा, इंडिकेटर यूज करते हो क्या, या इंडिकेटर केमिस्ट्री में, इंडिकेटर क्या केमिस्ट्री में है ना, केमिस्ट्री में है तो वहां पे हम लोग इंडिकेटर्स यूज करते थे। अच्छा, और एक ना होता था एक्सपेरिमेंट, मैंने प्लस टू में किया था, मुझे याद नहीं है, एक मैग्नेट के थ्रू होता था, वो कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है क्या। ओके, अच्छा, तो ये सारे आप ऐड कर लेना यहाँ पे। अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा केमिस्ट्री का सेपरेट एक पॉइंट बना के लिख सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ मेंशन नहीं हुआ, इसलिए आप ऐड कर सकते हो। सो इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है, जो कि नहीं चाहिए इतना, एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स ये सब नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत जो आपने सीखा उतना मेंशन करोगे, बिकॉज ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में इतना ज्यादा लेंदी नहीं करना है आपको, फिर भी पॉइंट मिला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ओनली क्वेश्चन डिस्कशन करके छोड़ रही हूँ। दैट इज व्हाट इज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी मेंशन है बट एक्चुअल होता है ब्लूम्स, दैट इज ब्लूम एपोस्ट्रोफी एस टेक्सोनॉमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने, वहाँ पे मैंने क्या दिया था नोट्स में, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स देन टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी यहाँ पे मेंशन है, देन देखो यहाँ पे तीन पॉइंट्स होता है, जो तीन पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन था, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखा गया तो वहाँ पे था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट इज द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एंड दैट इज लीड्स टू एजुकेशन। तो ये एजुकेशन या चेंज इन बिहेवियर और इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट, जो भी आप अचीव कर रहे हो उसका। तो अभी तीन डोमेन्स हैं, तीन डोमेन्स का यहाँ पे फिर से वही पॉइंट पे आ गए हम लोग, सेम डायग्राम है। बाकी पॉइंट्स को ऐसे मेंशन किया गया, मैंने वहाँ पे पॉइंट वाइज दे दिया, उसके अंदर का पॉइंट भी दे दिया, ये थोड़ा लेंदी लगेगा, वो थोड़ा इजी लगेगा एट अ टाइम करने के लिए, तो उसको कर लेना बस। हो गया, इतना समझ आया।